हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्स गुरु पर। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विषय के वीडियो लेक्चर सीरीज में यूनिट नंबर 2 के लेक्चर नंबर 4 पर आज हम बात करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशंस की या बंद परिपथ विन्यास की। स्टूडेंट्स, हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात की थी और आपको बताया था कि सिलेबस में ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन और क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन दोनों ही टॉपिक अलग से लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे सिंपल वे में ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन समझाने के लिए साथ ही साथ क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन समझाने के लिए पूछा जा सकता है। अगर ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन आपको समझाने के लिए पूछा जाता है तो जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में कवर किया है, आप उन तीनों कॉन्फ़िगरेशंस को बहुत आसानी से बता सकते हैं। अगर आपको क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है तो क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली फीडबैक के साथ कॉन्फ़िगरेशन होता है और यहाँ पर अगर हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि डेरिवेशन यहाँ पर होता है और डेरिवेशन की वजह से क्वेश्चन की डेप्थ बहुत बढ़ जाती है। इसलिए हो सकता है कि आपसे क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन दो डिफरेंट वे में पूछा जाए। या तो आपसे सिंपल पूछा जाएगा क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन को आप एक्सप्लेन करिए। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो उस कंडीशन में आपको सिंपल डायग्राम बना करके डेरिवेशन के जो रिजल्ट्स हैं उन रिजल्ट्स को सीधे लिख करके और आपका काम कंप्लीट करना होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए, कोई स्पेसिफिक क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया जाए जैसे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर या डिफरेंशियल एम्पलीफायर, तो उस कंडीशन में आप कैसे इजी वे में डेरिवेशन कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर चीज को मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करूंगा। तो स्टूडेंट्स, बने रहें आप इलेक्स गुरु पर। वीडियोस आप पूरे देखें। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियोस को लाइक जरूर से करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करते हैं ऐसे वीडियोस आपके लिए बना करके लेकर आने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ज्यादा बात नहीं करते हुए अब हम सीधे चलते हैं क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशंस पर। स्टूडेंट्स, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशंस और क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में जो बेसिक डिफरेंस हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था वो फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, उस सिस्टम के इनपुट और आउटपुट को अगर हम ध्यान से देखें और यहाँ अगर सपोज ये कोई सिस्टम है और इस सिस्टम के इन टर्मिनल्स पर हमने कोई इनपुट लगा रखा है और यहाँ से अगर हम आउटपुट ले रहे हैं, अगर हमें आउटपुट से इनपुट पर कोई कनेक्शन मिलता है तो उसे हम क्लोज लूप कहते हैं। ये क्लोज लूप हो जाएगा। और अगर कोई कनेक्शन आउटपुट से इनपुट पर आपको नहीं दिख रहा है, मतलब फीडबैक नहीं है, क्लोज लूप है या फीडबैक है, तो उसको हम बोलेंगे, अगर कनेक्शन है तो क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन, फीडबैक है तो क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन, फीडबैक नहीं है, कनेक्शन नहीं है, आउटपुट से इनपुट पर कोई कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में स्टूडेंट्स हमने नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग और डिफरेंशियल एम्पलीफायर तीनों ही एम्पलीफायर्स बना करके देखे थे। जहां नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हमारा इनपुट इन्वर्ट नहीं हो रहा था, पॉजिटिव था तो पॉजिटिव से पॉजिटिव मिल रहा था, नेगेटिव था तो नेगेटिव से नेगेटिव मिल रहा था, एम्पलीफाई होकर मिल रहा था। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में एम्पलीफिकेशन के साथ साथ हमें वो इन्वर्ट होकर मिल रहा था, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव मिल रहा था। और डिफरेंशियल एम्पलीफायर में दोनों इनपुट के डिफरेंस को हम एम्पलीफाई करके आउटपुट में ले रहे थे। अब यहां पर भी बेसिकली होने तो यही वाला है कि आपको नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो इनपुट है वो नॉन इन्वर्टेड मिलेगा, मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव मिलेगा। लेकिन यहां जब आप क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन लगा दोगे तो क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में गेन आपका ड्रेस्टिकली चेंज होगा और गेन का जो डिपेंडेंस है वो डिपेंडेंस चेंज हो जाएगा। जहां ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में हम देखते हैं कि जो डिफरेंस गेन होता है, मतलब आपका जो रिलेशन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपको याद है, अगर आपने देखा है तो देखिए, सपोज अगर ये आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर है और ये आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट अगर हम देख रहे थे तो हम कह रहे थे कि अगर यहाँ पर इसका गेन अगर ए है तो ए टाइम्स वी आई डी हमें आउटपुट मिल रहा था, जो कि ए टाइम्स आपका V1 माइनस V2 था। अब यहाँ पर ये ए बदलेगा। देखिए, अब ये ए क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में किस तरीके से बदलता है, कैसे हम इसका गेन कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी आपको इन पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशंस को पढ़ करके समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, पहला चीज आपके दिमाग में क्लियर, मैं उम्मीद करता हूं कि हो गया है, कि क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन का मतलब फीडबैक के साथ कॉन्फ़िगरेशन। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को अगर हम फीडबैक के साथ उपयोग करेंगे, आउटपुट से इनपुट पर अगर हम कोई कनेक्शन देंगे तो उसको हम बोलेंगे क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। तो आइए अब हम वन बाय वन
इन तीनों ही क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशंस को समझे, इनके डेरिवेशंस को समझे। अगर आपसे शॉर्ट में पूछा जाएगा तो मैं वीडियो के आखिरी में बताऊंगा कि शॉर्ट में आपको इसको कैसे लिखना है। पहले हम इसको डिटेल में, अगर आपसे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में पूछ ले जाएं तो आप उसको कैसे कवर करेंगे उसको हम समझेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि इनके डेरिवेशंस के दो मेथड होते हैं, एक मेथड लॉन्ग मेथड होता है, एक शॉर्ट मेथड होता है। चूंकि हम इसको एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट की फॉर्म में पढ़ रहे हैं, एक ही विषय में हम कई सारे विषयों को पढ़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको लॉन्ग विधि यहाँ पर यूज नहीं करनी है। शॉर्टेस्ट मेथड, बहुत इजी मेथड जिससे आप इसके डेरिवेशन और इसके फार्मूलाज को याद रख सकते हैं, वो हम आपको आज इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में बताने वाले हैं। आप उसको एग्जाम में बना करके आए, लिख करके आए, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स 101% मिलेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पहले क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन की, जिसको हम बोल रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का अर्थ होता है कि आपका जो इनपुट है वही इनपुट उसी फेज में आपको आउटपुट में मिलेगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव मिलेगा, लेकिन एम्पलीफाइड मिलेगा। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन क्या होगा और कैसे हम एक क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाते हैं, देखिए आप इस चीज को थोड़ा सा समझे। यहाँ पर हम डायग्राम बना रहे हैं, रफ स्केच में बनाऊंगा, जल्दी बनाऊंगा। यहाँ पर देखिए मैं इंटेंशनली प्लस माइनस, अभी तक मैं ऐसा लिखता आया था, अब मैं ऐसा माइनस प्लस लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे अब फीडबैक का इस्तेमाल करना है। तो अब देखिए क्या होता है फीडबैक, ये भी अभी आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। ये एक रेजिस्टेंस में कनेक्ट कर रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस मैंने, ये आउटपुट टर्मिनल है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, इस टर्मिनल से इस इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, इस टर्मिनल को हम इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं। यहाँ पर हम वोल्टेज V2 मानते हैं और इस टर्मिनल पर वोल्टेज हम V1 मानते हैं। तो इस टर्मिनल पर मैंने आउटपुट से इसको कनेक्ट किया एक रेजिस्टेंस को, और इस रेजिस्टेंस को मैं RF लिख रहा हूँ, RF शॉर्ट में लिखा है। ये बेसिकली हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस है, और फीडबैक रेजिस्टेंस अगर हमने लगा रखा है, इसका मतलब ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये आपका क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कॉन्फ़िगरेशन विद ऑप एम्प विद फीडबैक हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपको यही याद रखना है, और ये फिगर एक बार अगर आपने ये डायग्राम समझ लिया और याद रख लिया तो इसके बाद आपको कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको जब भी इन तीनों एम्पलीफायर्स की बात होगी तो आपको फीडबैक नेगेटिव ही यूज करना है, मतलब नेगेटिव वाले टर्मिनल पर ही आपको फीडबैक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। आपको दिमाग में सेट करना है कि एक फीडबैक रेजिस्टेंस RF हमें लगाना है और साथ ही साथ इस इन्वर्टिंग टर्मिनल पर एक रेजिस्टेंस R1 लगाना है। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम आप देखिए, ये समझिएगा कि अगर ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इसका मतलब देखिए हम हमेशा से आपको कहते हैं रटना तो आपको बहुत कुछ होता है, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को समझ करके रट ले, थोड़ा सा कोई अपने दिमाग में एक स्टोरी बना करके अगर आप चीज़ों को याद कर ले तो एग्जाम में लिखना आपके लिए आसान हो जाता है, याद रखना आसान हो जाता है। तो यहाँ स्टोरी ये बन रही है कि फीडबैक क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन मतलब फीडबैक रेजिस्टेंस होगा। फीडबैक रेजिस्टेंस मुझे हमेशा माइनस वाले टर्मिनल पर कनेक्ट करना है जिस पर हम V2 वोल्टेज मानते हैं। तो ये मैंने एक फीडबैक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, उस पर एक रेजिस्टेंस और हमें R1 कनेक्ट करना है। अब बारी आती है इनपुट की, जिसको मुझे एम्पलीफाई करना है, वो मैं कहाँ लगाऊंगा। तो यहाँ याद रखिए कि नॉन इन्वर्टिंग है, इसका मतलब ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इस टर्मिनल पर ही इनपुट लगाना है। देखिए बहुत आसान हो गया, ये मैंने Vin इनपुट मान लिया। अब मेरे लिए पिक्चर पूरी क्लियर हो गई है। इस पर्टिकुलर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन, डिफरेंशियल गेन हम AD मानते हैं, आप AD चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। साथ ही साथ इसका सप्लाई वोल्टेज आप प्लस VCC और माइनस VEE बनाते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया। देखिए अब डायग्राम अगर कोई एकदम से देखे तो उसको लगेगा कि पता नहीं क्या क्या बना रखा है, लेकिन हमें सब पता है कि ये दोनों सप्लाई वोल्टेजेस है। AD हमने अंदर गेन लिखा है, माइनस प्लस टर्मिनल्स की निशानी है, एक इन्वर्टिंग है, एक नॉन इन्वर्टिंग है, ये आउटपुट टर्मिनल है। और आउटपुट टर्मिनल पर आप इसको और सुंदरता देने के लिए एक रेजिस्टेंस RL बना दे, जिस पर हम लोड रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, जिस पर हम आउटपुट वोल्टेज लेते हैं। अगर कोई इसको नहीं भी बनाता है तो चल जाएगा, लेकिन आप बनाएं, बनाने से थोड़ा सा आपके इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन की डेप्थ जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो अब यहाँ पर देखिए आपका ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पूरा हो गया है। अगर आप इस डायग्राम को ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन से कंपेयर करेंगे तो वहां पर सिर्फ ये वाले टर्मिनल पर हमने ग्राउंड किया था, इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड किया था, नॉन इन्वर्टिंग पर इनपुट लगाया था और बाकी कुछ भी नहीं लगा था, और सीधा हमने VO इक्वल टू A टाइम्स V1 माइनस V2 से बोल दिया था कि ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा वजन बढ़ गया है, तो बढ़ने दीजिए, वजन बढ़ गया है, अभी हम इस वजन को हल्का करते हैं। देखिए अब आपको मतलब अगर सिर्फ क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है तो ये होता है
अब हम इसको क्यों नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोल रहे हैं, हमें इसका गेन निकालना पड़ेगा। अब गेन निकालने के लिए देखिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पर आता है। मैं बहुत शॉर्टेस्ट वे में आपको इसका डेरिवेशन करना सिखाता हूं। हमने ये यहां पर जो हम इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में, अगले कॉन्फ़िगरेशन में हम एक कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। उस कंसेप्ट को हम ये कहते हैं कि हमें ये पता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज A टाइम्स V1 माइनस V2 होता है, ये हमने पढ़ा है। और यहां पर ये A बेसिकली इसका ओपन लूप गेन है, डिफरेंशियल गेन हम कह सकते हैं, A या AD है। अब यहां पर देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि V1 माइनस V2 बराबर होगा VO बटे A के। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये A मैंने डिनोमिनेटर में लिख लिया। अब हम ये कह रहे हैं कि ये A का मान बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको कहा था कि 10 टू द पावर 5 की रेंज में है। अब अगर मुझे आउटपुट वोल्टेज सपोज 1 वोल्ट मिल रहा है, 2 वोल्ट मिल रहा है, 5 वोल्ट मिल रहा है, 10 वोल्ट मिल रहा है, तो उस कंडीशन में 5 बाय अगर मैं 10 टू द पावर 5 करूंगा तो मुझे 0.000 इस टाइप से कुछ वैल्यू मिलेगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है VO अपॉन A, ये बहुत छोटी वैल्यू है, इट इज नियर टू जीरो, शून्य के बहुत पास का ये मान है। और अगर ऐसा है तो यहां से मुझे ये समझ में आ रहा है कि V1 लगभग V2 के बराबर है, V1 लगभग V2 के बराबर है। और इस कंसेप्ट को हम यहां पर यूज करने वाले हैं। इस कंसेप्ट का यूज अगर हम यहां पर करें, देखिए यहां पर बेसिकली ये जो कंसेप्ट होता है इसको हम वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट कहते हैं। वर्चुअल ग्राउंड में एक टर्मिनल को अगर आप ग्राउंड कर दो, अगर जैसे सपोज V2 को मैं अब यहां पर 0 कर दूं, अगर V2 में 0 करूंगा तो मेरा V1 लगभग 0 हो जाएगा। देखिए मैंने V1 को 0 नहीं किया है, लेकिन फिर भी V2 0 होने के कारण V1 0 हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं आभासी ग्राउंड, वर्चुअल ग्राउंड। तो इस सिद्धांत का उपयोग वर्चुअल ग्राउंड के फॉर्म में हम जनरली टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं, लेकिन यहां पर मैं V1 इक्वल टू V2 का कंसेप्ट यूज करने वाला हूं। देखिए मैं कैसे यूज करने वाला हूं। मैं यहां पर ये देख पा रहा हूं कि इस टर्मिनल पर वोल्टेज मेरा V1 वोल्टेज, यहां पर V1 वोल्टेज V इन के बराबर है। और अगर ये V1 V इन के बराबर है तो इस कंसेप्ट से हम ये कह सकते हैं कि V2 का मान V इन के बराबर होगा, लगभग बराबर। मतलब ये हुआ कि इस टर्मिनल पर जो वोल्टेज V2 हमने माना है, इस वोल्टेज को अब मैं V इन मान करके इस टर्मिनल पर एक इक्वेशन बनाऊंगा मैं किरचॉफ्स करंट लॉ की। किरचॉफ्स करंट लॉ ये कहता है कि किसी भी नोड पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो यहां पर मैंने इस पर्टिकुलर नोड पर, नोड मतलब कोई एक जंक्शन, कोई एक पॉइंट जहां पर बहुत सारी ब्रांचेस आकर के मिलती है। तो अब हम कह रहे हैं कि यूजिंग KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार किसी नोड पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसलिए आप लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। अब आपको सिंपल, वहां एग्जाम में ऐसा कुछ सच पूरा लो आप नहीं लिखेंगे तो चलेगा, आप इतना लिख देंगे यूजिंग KCL के उपयोग से I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0 होता है, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य लिखा है। सभी करंट मैंने बाहर जाते हुए माने हैं, और साथ ही साथ ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स से मुझे ये पता है कि डिफरेंशियल, इस पर्टिकुलर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, और इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है तो इसमें जो इसके इस टर्मिनल पर जो करंट होता है, इन दोनों टर्मिनल पर जो अंदर जाने वाला करंट होता है वो करंट लगभग शून्य होता है। तो मतलब ये हो गया कि I2 बराबर शून्य हो गया। अब अगर I2 बराबर शून्य हो गया तो इसी इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसी इक्वेशन में अब मुझे मिल रहा है सिर्फ I1 और I3। तो I1 प्लस I3 बराबर शून्य हो जाएगा, ताकि हमें नीचे ना जाना पड़े, इसलिए हम यहीं बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए किसी रेजिस्टेंस में अगर मुझे करंट निकालना है तो उस रेजिस्टेंस पर वोल्टेज आप निकाल लीजिए। उस रेजिस्टेंस पर अगर वोल्टेज आपको पता है तो V इज इक्वल टू IR, ओम्स का नियम होता है, V इज इक्वल टू IR। हमने हमारी पहली यूनिट में ये बताया था आपको, आप वहां से इसको एक बार देख सकते हैं। अगर ये R वैल्यू का रेजिस्टेंस है और इस पर वोल्टेज V है तो V इज इक्वल टू IR होता है, मतलब I होगा V बाय R। इसका मतलब हुआ कि इस रेजिस्टेंस पर देखिए, इधर इस टर्मिनल पर 0 वोल्ट है, इस रेजिस्टेंस पर मैं वोल्टेज की बात करूं तो V इन माइनस 0 मतलब V इन वोल्टेज है, और रेजिस्टेंस का मान R1 है, तो V इन अपॉन R1 इस दिशा में जाने वाला करंट होगा। तो I1 करंट हो गया आपका V इन अपॉन R1। इसी टाइप से
RF रेजिस्टेंस में बहने वाली धारा आपकी क्या है, I3 है। अब इसमें यहाँ देखिए, यहाँ वोल्टेज V इन है और इस टर्मिनल पर वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक VO है। इसका मतलब इस पर जो वोल्टेज होगा वो होगा V इन माइनस VO, डिफरेंस वोल्टेज। यहाँ का वोल्टेज V इन है, यहाँ का वोल्टेज VO है, तो यहाँ कुछ ड्रॉप हुआ, कितना ड्रॉप हुआ, V इन माइनस VO ड्रॉप हुआ, तो V इन माइनस VO अपॉन RF, ये आपका हो गया I3। अब इस रिलेशन को बस मुझे यूज करना है, इस रिलेशन को यूज करके मुझे VO निकालना है इन टर्म्स ऑफ V इन। तो मैं क्या करूंगा, मैं V इन एक तरफ रख लेता हूं, VO एक तरफ रख लेता हूं। तो देखिए VO अपॉन RF, ये VO अपॉन RF में उधर ले गया, इधर क्या बचा, इधर बचा V इन अपॉन R1 प्लस V इन अपॉन RF। और इसी रिलेशन से अब आप देख सकते हैं VO बराबर हो रहा है, VO बराबर हो रहा है, RF इधर आएगा, V इन आपका कॉमन उधर चला जाएगा, यहाँ हो रहा है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन RF इंटू V इन कॉमन है, तो VO फाइनली हो गया, ये RF अंदर जाएगा तो RF अपॉन R1 प्लस 1, RF अपॉन R1 प्लस 1, क्योंकि RF से RF कैंसिल हो गया, इंटू V इन। तो देखिए यहाँ पर जो मुझे VO मिला, ये VO मुझे मिल रहा है 1 प्लस RF अपॉन R1 टाइम्स V इन, और यही आपका क्लोज लूप, यही आपका क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है। स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से बस आपको इतना ही लिखना है, इतना अगर आपने लिख लिया और ये रिलेशन अगर आपने याद रख लिया तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो एप्लीकेशन है उन एप्लीकेशंस में हम इस रिलेशन का उपयोग करने वाले हैं, इसलिए इस रिलेशन को आप याद कर लीजिए। तो क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन, यहाँ पर देखिए गेन क्या आ रहा है, VO अपॉन V इन अगर हम करें तो ये गेन होता है, और ये गेन हो गया 1 प्लस RF अपॉन R1। अब देखिए गेन आपके हाथ में आ गया, आप RF और R1 को चेंज करिए, आपका गेन चेंज हो जाएगा। अगर RF और R1 दोनों बराबर है तो RF R1 कैंसिल होकर के गेन आपको 2 मिलेगा, मतलब 2 टाइम्स होकर के आपको आउटपुट में मिल जाएगा। और ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। तो नॉन इन्वर्टिंग क्योंकि ये पॉजिटिव है, इनपुट टर्मिनल पर कौन से टर्मिनल पर लगा रहेगा इनपुट, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर ही इनपुट लगा रहेगा। तो इस टाइप से आप इस पर्टिकुलर वर्चुअल ग्राउंड के कंसेप्ट से बहुत आसानी से इस डेरिवेशन को कर सकते हैं। इसका एक लॉन्ग डेरिवेशन भी होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर लेवल पर फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ जब हम कॉमन सब्जेक्ट के फॉर्म में इसको पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना समझ लें, इतना याद रख लें, और इतना अगर आप एग्जाम में बना देते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। अगले कॉन्फ़िगरेशन पर मैं बढ़ता हूँ, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पर्टिकुलर जो मैं डायग्राम बनाऊंगा, इस डायग्राम को आप अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि अब हमने आपको डायग्राम बनाना सिखा दिया है। हमने ये कहा कि आपका ये RL होगा, ये VO होगा, और ये फीडबैक रेजिस्टेंस होगा, और फीडबैक हम नेगेटिव पर ही यूज करेंगे, और एक रेजिस्टेंस R1 हम यहाँ कनेक्ट करेंगे, और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर ही इनपुट लगाएंगे। जब इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट लगा लिया तो हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, मतलब यहाँ हमने 0 वोल्ट लगा दिया। RF आपका फीडबैक रेजिस्टेंस है, आप यहाँ पर इसमें और डेप्थ डालने के लिए प्लस VCC माइनस VEE डाल दें, और साथ ही साथ आप चाहें तो इसके अंदर AD लिख लें, इसका डिफरेंशियल गेन या ओपन लूप गेन हम इसको कह सकते हैं। अब देखिए, अब आपका डायग्राम बन गया, एक सेकंड में आपका डायग्राम बन गया है। दूसरा जो पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट, हमने अभी आपको कहा कि V1 लगभग V2 के बराबर होगा, अभी हमने वर्चुअल ग्राउंड के कंसेप्ट के बारे में बात की थी। और यहाँ हम ये कह रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर टर्मिनल है, इस टर्मिनल पर हम वोल्टेज V1 मानते हैं, इस टर्मिनल पर हम वोल्टेज V2 मानते हैं, और यहाँ पर V1 0 है। अगर V1 0 है तो देखिए V2 भी ऑटोमेटिकली लगभग 0 हो गया, और इसी को हम बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड, इसको हम बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड। वर्चुअल ग्राउंड मतलब आभासी ग्राउंड हुआ है, एक्चुअल में वो टर्मिनल आपने ग्राउंड नहीं किया है, लेकिन वहां पर आपको 0 वोल्ट मिल रहा है, इसका मतलब वो वर्चुअल ग्राउंड है। तो बस फिर से वही कहानी, यूजिंग KCL 3 करंट मानेंगे, हम 3 करंट मानेंगे। ये करंट मैंने I1 लिख दिया, ये I2 लिख दिया, और I3 आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। यूजिंग KCL वहाँ हमने I1 I2 I3 लिखा था, यहाँ I1 I2 I3 ऐसा लिख दिया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यूजिंग KCL हमें पता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0 होगा। फर्दर हमें ये दिख रहा है कि I3 ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट टर्मिनल पर करंट है, तो I3 बराबर 0 होगा, और अगर I3 बराबर 0 होगा तो हम कह सकते हैं I1 प्लस I2 बराबर 0 होगा।
और अगर I1 प्लस I2 बराबर 0 तो अब I1 निकालिए। देखिए I1 में हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ 0 वोल्ट है, यहाँ V1 है, इस रेजिस्टेंस के इस टर्मिनल पर 0 है, इस टर्मिनल पर V1 वोल्टेज है, तो इस रेजिस्टेंस पर जो डिफरेंस वोल्टेज होगा वो होगा 0 माइनस V1 अपॉन R1 प्लस इस वाले रेजिस्टेंस पे करंट की बात करूं तो यहाँ VO वोल्टेज है, यहाँ 0 है, तो 0 माइनस VO अपॉन RF, 0 माइनस VO अपॉन RF इक्वल टू 0, दो ही करंट है। कहानी बहुत आसान है, देखिए आप समझिए इस चीज को। अब मुझे क्या करना है, VO लिखना है, तो मैं VO अपॉन RF को एक साइड रख लेता हूँ, दूसरे साइड मेरे पास मुझे मिल रहा है माइनस V1 अपॉन R1, ये मैंने उधर ले लिया, लिख इधर लिया लेकिन ले उधर लिया, तो VO इक्वल टू देखिए ओहो हो गया, ये तो बहुत जल्दी हो गया, VO इक्वल टू हो गया माइनस RF अपॉन R1 टाइम्स V1। यही आपको याद रखना है, यही आपका गेन है। यहाँ पर गेन अगर आप देखें तो माइनस RF अपॉन R1 गेन मिल रहा है। इनपुट जो आपका है V इन, सॉरी ये 0 माइनस V इन था, हमने यहाँ पर V1 लिख लिया, 0 माइनस V इन, यहाँ पर बाकी सब जगह ठीक है, यहाँ पर V इन है, यहाँ पर भी V इन है, तो VO इक्वल टू हो गया माइनस RF अपॉन R1 टाइम्स V इन। और यहाँ इसको देख करके आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्यों है। ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इसलिए है क्योंकि माइनस RF अपॉन R1 टाइम्स आपका इनपुट होकर के आपको आउटपुट में मिल रहा है। इनपुट भी हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल पर ही लगाया है, इसलिए ये एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। तो अगर देखिए एग्जाम में आता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर या इन्वर्टिंग क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाने के लिए आपसे पूछा जाता है, तो आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। अगले लास्ट पर हम आते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर। सबसे पहले हम डायग्राम बनाना सीख लें। डायग्राम में देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो यही है कि आप माइनस को ऊपर बना ले। माइनस ऊपर बनाने से ये होगा कि फीडबैक आप यहीं पर कनेक्ट कर रहे हैं, ये आपको याद रहेगा। ये फीडबैक आपने कनेक्ट कर लिया। आपको दो इनपुट लगाने हैं, एक Vin1 लगाना है और एक Vin2, क्योंकि डिफरेंशियल एम्पलीफायर है तो ये मैंने Vin2 लिया है। नेगेटिव पर मैं 2 ही लेता हूं और पॉजिटिव पर मैं एक Vin1 ले लेता हूं, तो ये Vin1 लिया है। यहां थोड़ा सा ट्रिकी है, देखिए मैंने यहां पर दो रेजिस्टेंस बनाए हैं, एक R1 का मान का ही है और एक R2 है जो इसका मान में RF के बराबर ले रहा हूं। ये थोड़ा मैं इंटेंशनली ले रहा हूं, इंटेंशनली इसलिए ले रहे हैं कि हमारा जो काम है वो इस R2 बराबर RF रख करके ही होने वाला है। इसका डिफरेंशियल गेन AD है सपोज, ओपन लूप गेन, और ये प्लस VCC माइनस V हम हमेशा बनाते हैं, वैसे हमने बना दिया। एक रेजिस्टेंस आप यहाँ पर बना लीजिए और ये आउटपुट वोल्टेज आप VO बोल दीजिए। अब जब आप डिफरेंशियल है, ये आपका डायग्राम हो गया। डिफरेंशियल है इसका मतलब दोनों इनपुट होंगे, और दोनों इनपुट है तो दोनों इनपुट Vin1 और Vin2 मैंने मान लिए। यहाँ का वोल्टेज हम V2 मानते हैं, यहाँ का वोल्टेज हम V1 मानते हैं। अब फिर से वही बात होगी, आपको क्या करना है इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में। डिफरेंशियल एम्पलीफायर की जब हम बात करेंगे तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का उपयोग करना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का उपयोग करने का मतलब ये है कि एक बार मैं Vin1 कंसिडर करूंगा, Vin2 को मैं 0 कर दूंगा और आउटपुट वोल्टेज निकालूंगा VO, जिसको मैं VO1 कहूंगा। दूसरे केस में मैं Vin2 लूंगा, सेकंड इनपुट लूंगा, फर्स्ट इनपुट को मैं ग्राउंड करूंगा और इस कंडीशन में जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा उसको मैं बोलूंगा VO2। जब दोनों वोल्टेज Vin1 और Vin2 लगे होंगे, मतलब जैसे इस पर्टिकुलर केस में, तो यहाँ जो वोल्टेज होगा वो होगा VO1 प्लस VO2। ये सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल होता है। किसी लीनियर सिस्टम में अगर दो या दो से अधिक सोर्सेस प्रेजेंट है तो आप एक सोर्स की वजह से रिस्पॉन्स निकाल लीजिए, बाकी सोर्सेस को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर लीजिए और फिर ऐसे रेस्पॉन्सेस का आप बीजगणितीय योग ले लीजिए, तो जो रेस्पॉन्स मिलेगा वो रेस्पॉन्स सभी सोर्सेस के कारण रेस्पॉन्स के बराबर होता है। तो इस टाइप से हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करके डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए आउटपुट निकालेंगे। अब यहाँ पर क्या है, देखिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाते हैं। ट्रिकी होने से क्या होगा, हमें बहुत आसानी से जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले हम क्या करें, इस डायग्राम को मैं फिर से बना रहा हूँ। देखिए ट्रिकी होने का मतलब ये है कि आपका ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में जब मैं पहले कोई एक सोर्स कंसिडर करूंगा, जैसे सपोज ये मेरा R1 है, ये RF है, सपोज पहले हम इसी को कंसिडर कर लेते हैं। ये Vin2 मैंने ले लिया, Vin2 लिया और Vin को मैंने ग्राउंड कर दिया। यहां पर सोर्स लगा था, इस सोर्स को मैंने यहां ग्राउंड कर दिया। ये मेरा R1 था, ये RF जो कि R2 के बराबर है और ये RL है।
ये मैंने पहला केस लिया। अब यहाँ पर चूंकि यहाँ ग्राउंड हो गया, यहाँ कोई सोर्स नहीं है, तो यहाँ पर 0 वोल्ट होगा, यहाँ 0 वोल्ट होगा तो यहाँ वही 0 वोल्ट होगा, और यहाँ 0 वोल्ट है तो देखिए ये सीधा का सीधा कैसा कॉन्फ़िगरेशन बन गया। अभी हमने इस पर्टिकुलर केस में जो कॉन्फ़िगरेशन देखा ये वही कॉन्फ़िगरेशन बन गया, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का कॉन्फ़िगरेशन बन गया। तो इस कंडीशन में जो VO2 हम जिसको बोल रहे थे, यहाँ पर देखिए जब मैंने V इन टू लिया तो जब वोल्टेज मिल रहा है उस वोल्टेज को VO2 में बोल रहा हूँ, और ये VO2 अभी डेरिवेशन से मुझे पता है कि -RF/R1 टाइम्स V/2 होगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये एक क्लोज लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है जिसका आउटपुट वोल्टेज -RF/R1 टाइम्स V/2 होगा। तो ये हो गया क्लियर। अब सेकंड केस में हमें क्या करना है, देखिए सेकंड केस में हम इस पर्टिकुलर V/2 को 0 करेंगे। अब ये V/2 0 किया, बाकी कहानी एज इट इज है, ये RF, ये R1, ये R1, ये RF, और यहां पर अभी V/1 लगा हुआ है और इसको हमने प्लस से कनेक्ट कर रखा है, ये आपका RF। और अभी जो वोल्टेज मिलेगा इस वोल्टेज को हम बोलेंगे VO1, क्योंकि V/1 जब हम कंसिडर कर रहे हैं, अब V/1 कंसिडर कर रहे हैं, इस वक्त जो आउटपुट मिलेगा उसको हम VO1 कह रहे हैं। इस पर्टिकुलर केस में देखिए, अगर मुझे यहाँ का वोल्टेज पता हो, मतलब इनपुट कहाँ पर लगा हुआ है, आपके प्लस वाले टर्मिनल पर, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट लगा हुआ है, तो जब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इस पॉइंट का वोल्टेज अगर आपको पता हो Vin, तो आप आउटपुट वोल्टेज कह सकते हैं 1 + RF/R1 टाइम्स Vin होता है। मतलब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि अभी मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूं कि 1 + RF/R1 टाइम्स 1 + RF/R1 टाइम्स यहाँ का जो भी वोल्टेज है, इसको मैं V1 और इसको V2 बोल रहा हूँ, इनटू V1 वोल्टेज होगा। अब मतलब मेरे को सिर्फ V1 निकालना है, तो यहां देखिए V1 वोल्टेज क्या होगा। V1 वोल्टेज मतलब इस रेजिस्टेंस पर वोल्टेज, इस रेजिस्टेंस पर वोल्टेज मतलब इस रेजिस्टेंस से बहने वाली धारा इनटू रेजिस्टेंस, तो ये I × RF। अब यहां से बहने वाली धारा देखिए, इधर तो कोई धारा नहीं जाएगी क्योंकि हाई इनपुट रेजिस्टेंस होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, तो V/1/R1 + RF, मतलब ये हो रहा है V/1/R1 + RF × RF। ये आपका हो गया V1। मतलब ये जो वोल्टेज मुझे मिल रहा है, ये वोल्टेज मुझे मिल रहा है 1 + RF/R1 टाइम्स V1 की जगह ये है V/1 × RF/R1 + RF। अब यहां पर देखिए, ये थोड़ा सा हमने गलत तरीके से लिख दिया, इसको सुधार दें। 1 + RF/R1 है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए इस एक्सप्रेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये ऊपर हो जाएगा, R1 LCM ले लूं तो R1 + RF/R1 इंटू V/1 × RF/R1 + RF। ओहो, वही मिल गया जो हमें चाहिए था। ये कैंसल, ये कैंसल, यहाँ मिला RF/R1 × V/1। मतलब ये जो वोल्टेज मुझे मिला, ये वोल्टेज मिल रहा है सिंपली RF/R1 टाइम्स V/1। यही मुझे ऊपर चाहिए था। यहाँ पर देखिए VO2 ये हो गया, VO1 ये हो गया, तो ये VO1 देखिए पहले हमने निकाला RF/R1 टाइम्स V/1, मतलब ये हो गया RF/R1 V/1, और ये हुआ आपका VO2 जो था, VO2 हुआ -RF/R1 टाइम्स V/2, इसलिए ये -RF/R1 टाइम्स V/2। कॉमन ले लीजिए RF/R1, तो ये तो डिफरेंशियल गेन मिल गया मुझे, और ये V/1 - V/2, मतलब आउटपुट वोल्टेज दोनों इनपुट के डिफरेंस का एम्पलीफिकेशन हो रहा है, और साथ ही साथ क्लोज लूप है, गेन हमारा कंट्रोल हो रहा है RF और R1 से। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर ये भी समझ में आ गया होगा कि हमने R2 को RF क्यों लिया। अगर हम R2 को RF नहीं लेते तो ये यहाँ पर ये जो कैंसिलेशन है, कैंसिलेशन नहीं होता, हमें इस फॉर्म में आंसर नहीं मिलता। तो ये इंटेंशनली हमने ऐसा लिया था, और जब आप एप्लीकेशन बनाएंगे तो उस एप्लीकेशंस में आपको ये रेजिस्टेंसेस के मान समान रख करके और आप बनाएंगे, तभी आपको एग्जैक्टली ऐसा कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को उपयोग करके
इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग और डिफरेंशियल एम्पलीफायर पर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर हमने कुछ वीडियोस, प्रैक्टिकल वीडियोस भी डाल रखे हैं। आप इसको और अच्छे से समझने के लिए उन वीडियोस को भी ज़रूर से देखें। उनमें आपको प्रैक्टिकली ये कैसे होता है, कैसे डिफरेंस आपको मिलता है, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इंडिपेंडेंटली पूछा जाता है कि क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में आप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को समझाइए या नॉन इन्वर्टिंग को समझाइए या डिफरेंशियल एम्पलीफायर को समझाइए, तो आप ये डेरिवेशन करके समझा सकते हैं। अगर आपसे ऐसा नहीं पूछा जाता, जैसा कि मैंने पहले प्रॉमिस किया था, लास्ट में मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर के क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशंस को समझाइए, तो आप सिंपल ये बताइए कि ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में हम एक फीडबैक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं और फीडबैक रेजिस्टेंस कनेक्ट करके हम नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग और डिफरेंशियल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं, जहां इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के अंदर इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट होगा और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलता है वो -RF/R1 टाइम्स V इन होता है। नॉन इन्वर्टिंग के केस में वो होता है, आउटपुट वोल्टेज होता है 1+RF। मतलब आप सिर्फ डायग्राम बनाएं और सीधे ये इनपुट्स, ये जो आउटपुट्स हैं, इन आउटपुट्स को बता दें कि अगर आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर है तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर के केस में आपको आउटपुट वोल्टेज इस टाइप से V(1 - V(2) मिलेगा। ये तीनों ही आप फॉर्मूले सीधे लिख दें, मतलब आपको पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इन तीनों फॉर्मूलेस को आप माइंड में सेट कर लें। इनको माइंड में सेट करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाले मेरे जो एप्लीकेशन के वीडियोस हैं, उन वीडियोस में मैं डायरेक्ट इन एक्सप्रेशंस को यूज करने वाला हूँ और आसानी से आप एडर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर या सब्ट्रैक्टर, ये जो भी टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को आप आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए आप इन तीनों रिलेशंस को याद कर लीजिए ताकि आपके लिए दो फायदे हो रहे हैं। पहला फायदा तो ये हो रहा है कि अगर क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन सिंपल वे में पूछ लिया जाए तो सिंपल वे में आपको लिखोगे और अगर आपने फॉर्मूलेस के साथ उसको लिख दिया तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इंडिपेंडेंट आएगा तो डेरिवेशन करके क्या रिजल्ट लाना है वो रिजल्ट आपको याद है। एप्लीकेशन पूछे जाएंगे तो इनका यूज करके ही एप्लीकेशन बनाना है, इसलिए वहां पर आसानी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर यूनिट में जैसा कि हमने आपको एक क्वेश्चन पहले बताया कि जो हमेशा पूछा जाता है वो क्वेश्चन होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो आप याद कर लीजिए। साथ ही साथ ये 3 फार्मूले और आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये 3 फार्मूले याद है, इनके ये बेसिक आपको याद है तो आगे एप्लीकेशन के का पोर्शन भी आपका कवर हो जाएगा। और इसके साथ ही इतना हो जाएगा कि आप इस यूनिट का कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा या कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक आप जरूर से कर लें।